हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ एमजेएन ट्यूटोरियल्स पे एनसीईआरटी बेस्ड लर्निंग का जो केमिस्ट्री का सीक्वेंस हमने स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में, जहां पे हम लोग सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का जो इंट्रोडक्शन पार्ट हमने पढ़ा था, आज उसका सेकंड पार्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग ने क्या पढ़ा था। उसमें हम लोग पढ़े थे इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री, जिसमें हम लोग केमिस्ट्री का डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था। केमिस्ट्री का जो डेफिनेशन है उसमें हम लोग ये पढ़े थे कि जो मैटर है उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, उसका जो प्रिपरेशन है, उसका जो प्रॉपर्टीज़ है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका रिएक्शन क्या है, उसका इंटरेक्शन क्या होता है, इस सब के बारे में हम लोग केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि मैटर क्या चीज़ है, मैटर का फिजिकल स्टेट कौन सा होता है। 3 फिजिकल स्टेट के बारे में हम लोग पढ़े थे, जिसमें हम लोग देखे थे कि मैटर का जो 3 फिजिकल स्टेट है वो इंटर कन्वर्टिबल है, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लाया जा सकता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, जिसमें हम लोग मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़ा था। मिक्सचर का टाइप पढ़े थे हम लोग, जहाँ पे हम लोग होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर के बारे में पढ़ा था। उसके साथ हम लोगों ने प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़ा था। प्योर सब्सटेंस में हम लोग 2 क्लासिफिकेशन देखे थे, एक था एलिमेंट्स और दूसरा था कंपाउंड्स। यहीं पे हम लोग हमारा लेक्चर खत्म किए थे लास्ट क्लास में। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में क्या बोला है एनसीईआरटी ने। फास्टली ये बोला कि एवरी सब्सटेंस जो है ना, मतलब एवरी मैटर जो हम लोगों ने पढ़ा लास्ट क्लास में, जहाँ पे हम लोग एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मिक्सचर्स के बारे में पढ़ा, तो क्या बोला गया है उसमें, हर एक सब्सटेंस का यूनिक कुछ कैरेक्टरिस्टिक होता है। ये जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होता है इसी को प्रॉपर्टीज बोला जाता है। वो प्रॉपर्टीज कैसा होता है? 2 तरह का हो सकता है। एक को हम लोग बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरा है केमिकल प्रॉपर्टीज। अभी हम लोग ये जानेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर इंक्लूडेड कौन सा चीज़ होता है और केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर इंक्लूडेड कौन सा है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग मेनली उसका कलर, कंपाउंड ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी एक्सेट्रा, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और केमिकल प्रॉपर्टीज में उसका कॉम्पोजिशन क्या है, उसका कॉम्बस्टिबिलिटी क्या है, उसका रिएक्टिविटी कैसा है, और रिएक्टिविटी एसिड के साथ कैसा है, बेस के साथ कैसा है, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ कैसा है, बेसिक स्ट्रेंथ कैसा है, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसका ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में पढ़ेंगे। ये सारे के सारे क्या है, इसका केमिकल प्रॉपर्टीज होता है। चलिए अभी देखते हैं ये जो प्रॉपर्टीज है ना, ये मेजरेबल है कि नहीं, मतलब हम लोग इसको मेजर कर सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे ये बोला गया है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। देखो क्या बोला है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व, मतलब इसको मेजर्ड भी किया जा सकता है और ऑब्जर्व भी किया जा सकता है। बट क्या कैसे ऑब्जर्व करते हैं? विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ द सब्सटेंस, मतलब जो सब्सटेंस है उसका कोई कॉम्पोजिशन का चेंज नहीं आएगा, उसका आइडेंटिटी का कोई चेंज नहीं आएगा। विदाउट चेंजिंग हम लोग उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं या फिर मेजर कर सकते हैं। लेकिन अगर उसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे केमिकल चेंज जरूर आएगा। अभी समझते हैं कैसे। अगर हम लोगों ने ये मान लिया कि हम लोग क्या देख रहे हैं कि NH3 के बारे में देख रहे हैं। NH3 क्या होता है? अमोनिया। अगर इसका केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे तो उसमें क्या देखेंगे, हम लोगों ने अभी पढ़ा कि रिएक्टिविटी विथ एसिड और बेस। तो चलो देखते हैं कि इसका एसिड के साथ कैसा इंटरेक्शन है। अगर हम लोग एक एसिड ले ले HCl के साथ NH3 का रिएक्शन अगर करें तो उसमें हम लोग क्या देखेंगे कि एक कंपाउंड होगा NH4Cl। अभी देखो NH3 जो था ना, वो क्या था? वो एक गैस था। HCl जो था वो भी एक गैस था। लेकिन NH4Cl जो है वो सॉलिड फॉर्म में होता है मेनली, वो गैसियस फॉर्म में भी हो सकता है। इसका कोई कलर नहीं है, लेकिन इसका कलर है। कैसा कलर है? व्हाइट फ्यूमिंग कलर होता है। मतलब इसमें चेंज तो आया है, लेकिन इसका जो आइडेंटिटी था वो आइडेंटिटी पूरा चेंज हो चुका है, मतलब केमिकल चेंज हो चुका है। तभी हम लोगों ने क्या, उसका केमिकल प्रॉपर्टीज को मेजर कर पाया कि नहीं वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है, मतलब वो एक बेसिक कंपाउंड है। लेकिन कोई फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर हम लोगों ने देखा है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग क्या देखते हैं? मास। अगर मास देखेंगे ना तो उसमें कोई चेंज ही नहीं है। जो कंपाउंड था, मतलब NH3 अगर था तो NH3 का जो मास था वो NH3 के फॉर्म में हम लोग मेजर कर सकते हैं। उसके लिए उसको NH4Cl में कन्वर्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब उसका कोई केमिकल चेंजेस नहीं होता है ड्यूरिंग इट्स मेजरमेंट।
ओके, तो हम लोगों ने ये पढ़ा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। अभी चले ये पढ़ते हैं कि मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, इसका मेजरमेंट के बारे में हमारे एनसीईआरटी में डिस्कस किया है, वही हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए क्या बोल रहे हैं एनसीईआरटी, बोल रहे हैं कि क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज इज रिक्वायर्ड फॉर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। मतलब साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए, जानने के लिए हम लोगों को प्रॉपर्टीज का क्वांटिटेटिव मेजरमेंट होना जरूरी है। और ये जो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट या फिर ऑब्जर्वेशन होगा, उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? नहीं, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक नंबर होना चाहिए और उसके साथ एक यूनिट होना चाहिए। पहले नंबर को बिठाएंगे, उसके बाद यूनिट को बिठाएंगे। कैसे? चलिए देखते हैं कैसे। अगर मान ले कि कोई एक कंपाउंड लिया हम लोगों ने, उसका वो एक सॉलिड फॉर्म में होता है, एक क्रिस्टल फॉर्म में है, तो इसका जो लेंथ है इसको मेजरमेंट कर सकते हैं। तो अगर मान लिया कि ये 10 सेंटीमीटर लेंथ का एक क्रिस्टल है, तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे कि 10 सेंटीमीटर। तो 10 जो है ना वो एक नंबर है और सेंटीमीटर जो है वो एक यूनिट है। तो ये दोनों चीज जरूरत होता है मेजरमेंट के लिए, जब हम लोग कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टीज का मेजरमेंट करेंगे, उसका रिप्रेजेंटेशन के लिए। अभी देखते हैं, तो ये जो मेजरमेंट है ना, ये मेजरमेंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम अर्लियर टाइम से ही है। अर्लियर टाइम पे जो दो सिस्टम था पॉपुलर, वो उसमें एक है इंग्लिश सिस्टम और दूसरा है मैट्रिक सिस्टम। ये दो सिस्टम में जो मेजरमेंट होता था, उसमें कॉन्वेनिएंट कौन सा ज़्यादा था? इसमें एनसीईआरटी ने बोल रहे कि मैट्रिक सिस्टम जो था फ्रांस में ओरिजिनेट हुआ था 18 सेंचुरी में, लेट 18 सेंचुरी में, वो मोर कॉन्वेनिएंट था क्योंकि इसमें डेसिमल सिस्टम होता था। डेसिमल सिस्टम के ऊपर बेस करके हम लोगों ने फ्रांस में क्या हुआ, मैट्रिक सिस्टम स्टार्ट किया गया था, जो कि मोर कॉन्वेनिएंट था उस टाइम पे मेजरमेंट के लिए। अभी देखते हैं कि बाद में ये जो डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट यूनिट सिस्टम चलता था, उसमें क्या प्रॉब्लम होता था? प्रॉब्लम ये होता था कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में अगर कोई भी कैलकुलेशन का मेजरमेंट करना होता था, तो क्या करते थे, उसको यूनिट चेंज करना पड़ता था, तो कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ हो सकता था। इसीलिए साइंटिस्ट ने सोचा कि एक नई इंटरनेशनली एक कॉमन स्टैंडर्ड सिस्टम हम लोगों ने स्टार्ट करेंगे, और उसी को बोला जाता है एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जो कि 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजरमेंट्स की एक कॉन्फ्रेंस में एस्टेब्लिश किया गया था। अभी हम लोग देखेंगे एसआई सिस्टम में होता क्या है। एसआई सिस्टम में 7 बेस यूनिट्स था, जो कि 7 फंडामेंटल साइंटिफिक क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करता था। यही 7 क्वांटिटीज को हम लोगों ने टेबल के फॉर्म में एनसीईआरटी में देख पाते हैं, वही हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलो देखते हैं क्या है। पहली क्वांटिटी जो है लेंथ, दूसरा है मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी। इस सब को सिंबलाइज किया जाता है एल एम टी आई, कैपिटल टी, स्मॉल एन आई, सफिक्स बी, ये सब से रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबलिक फॉर्म में। उसके बाद हम लोग देख पा रहे हैं कि इस सब क्वांटिटीज का एसआई यूनिट क्या है, जहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए केजी किलोग्राम, टाइम के लिए सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर के लिए केल्विन, यहाँ पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल, एंड लुमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला। एंड इस सब का जो शॉर्ट फॉर्म है ना, सिंबलिक फॉर्म, वो भी दिया गया है पास में, तो ये हम लोग देख पाएंगे। और ये फिजिक्स में भी है, फिजिकल क्वांटिटी जहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं, मतलब यूनिट एंड मेजरमेंट, जो फास्ट वाला चैप्टर है, उसी में ये सब डिस्कस किया जाता है। अभी देखेंगे कि ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है ना, इसको छोड़ के बाकी जो क्वांटिटीज है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नहीं, तो इसको बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। मतलब ये जो 7 बेस क्वांटिटीज है, फंडामेंटल क्वांटिटीज है, इसको छोड़ के बाकी सब को हम लोग बोलेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज। अभी एसआई सिस्टम ने, मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इन्होंने क्या किया कि 7 जो बेस यूनिट है उसका डेफिनेशन डिफाइन किया है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। लेंथ का जो एसआई यूनिट है मीटर, उसको सिंबलाइज किया जाता है स्मॉल एम से, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि स्पीड ऑफ लाइट जो होता है ना वैक्यूम में, वो कितना होता है 299792458 मीटर पर सेकेंड। अभी देखो
इसमें एक डेफिनेशन हम लोग लिखा है कि 1 मीटर इज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग ए टाइम इंटरवल विथ ड्यूरेशन ऑफ 1/299792458 ऑफ ए सेकेंड। मतलब क्या है कि एक सेकेंड में लाइट 299792458 मीटर डिस्टेंस कवर करता है। तो फिर 1/299792458 इतना सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 1 मीटर। यही है डेफिनेशन ऑफ 1 मीटर। अब चलते हैं यूनिट ऑफ मास पे। यूनिट ऑफ मास जो है उसको किलोग्राम बोला जाता है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि एक कांस्टेंट वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट जिसका वैल्यू होता है 6.62607015 इंटू 10⁻34। अब इसमें क्या है, यहाँ पे देखो ये जो डेफिनेशन दिया गया है ना, द इफेक्ट ऑफ दिस डेफिनेशन इज टू डिफाइन द यूनिट केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स द यूनिट ऑफ बोथ फिजिकल क्वांटिटीज एक्शन एंड एंगुलर मोमेंटम together with the definitions of the second and the meter. This leads to definition of the unit of mass expressed in terms of Planck's constant h, small h. इसका मतलब क्या है? ये तो बहुत हार्ड लैंग्वेज हो गया। अब देखो भाई, जो कि एनर्जी का जो दो फार्मूला हम लोगों को पता है, E इक्वल्स टू एच न्यू एंड E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। इसमें अगर ये दोनों इक्वेशन के एक साथ मिला दिया जाए, एच न्यू इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर होगा। तो इसमें से हम लोग क्या पाएंगे कि m इक्वल्स टू एच न्यू बाई सी स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू है ना, एच स्मॉल एच का जो वैल्यू दिया हुआ है, न्यू है कि वो सीजीएम 133 का जो वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी होता है उसको अगर लेंगे, और सी जो स्पीड ऑफ लाइट हम लोग लिए थे उसको अगर लेंगे, तो मिला के जो वैल्यू आएगा वही 1 किलोग्राम होगा। अब आते हैं यूनिट ऑफ टाइम जो सेकेंड है। सेकेंड को सिंबलाइज किया जाता है स्मॉल एस से। हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे कि सीजीएम 133 का एटॉम जो है ना, उसका जो वाइब्रेशन होता है वो वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी होता है कि 9192631770 हर्ट्ज। अब देखो डेफिनेशन क्या बोल रहे हैं, द इफेक्ट ऑफ दिस डेफिनेशन इज दैट the second is equal to the duration of 9192631770 periods of the radiation corresponding to the transition between the two hyperfine levels of unperturbed ground state of cesium 133 atom। मतलब cesium 133 आइसोटोप जो है वो एक सेकेंड में 9192631770 वाइब्रेशंस कंप्लीट करेगा, वही टाइम 1 सेकेंड। अब देखो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो कि एम्पियर होता है, एम्पियर को कैपिटल ए से सिंबलाइज किया जाता है। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, इसमें देखो द इफेक्ट ऑफ दिस डेफिनेशन इज दैट 1 एम्पियर इज द इलेक्ट्रिक करंट करेस्पॉन्डिंग टू द फ्लो ऑफ 1/1.602176634 इंटू 10⁻19 एलिमेंट्री चार्जेस पर सेकेंड। मतलब क्या है कि देखो ये जो कंडक्टर है ना, इसके अंदर इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसके थ्रू एक सेकेंड में अगर 1/1.602176634 इंटू 10⁻19 एलिमेंट्री चार्जेस निकल जाए, तो उसको हम लोग बोलेंगे, वो जो करंट होगा उसको हम लोग बोलेंगे 1 एम्पियर करंट। समझ में आया? अब क्या है कि यूनिट ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर हम लोग पढ़ेंगे जो कि है केल्विन। केल्विन को सिंबलाइज किया जाता है कैपिटल के से। अब इसमें हम लोग देखेंगे एक कांस्टेंट है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जो कि स्मॉल के इक्वल्स टू 1.380649 इंटू 10⁻23 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स टू केल्विन इनवर्स। इसमें क्या बोल रहे हैं, डेफिनेशन बोल रहे हैं, द इफेक्ट ऑफ दिस डेफिनेशन is that 1 Kelvin is equal to the change of thermodynamic temperature that results in a change of thermal energy kT by 1.380649 into 10⁻23 जूल। मतलब क्या है कि फिर से वही एनर्जी का कैलकुलेशन h न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू kT। अब इससे हम लोगों को ये मिलेगा, हम लोग इससे ये बता सकते हैं कि अगर कहीं पे टेम्परेचर का चेंज इतना करो जिसकी वजह से थर्मल एनर्जी का जो चेंज होता है गैसियस स्टेट में वो 1.380649 इंटू 10⁻23 जूल के बराबर हो,
अगर इसका बराबर हो रहा है तो वो जो टेम्परेचर चेंज हम लोग कर रहे थे ना, उसी टेम्परेचर चेंज को 1 केल्विन बोलेंगे। अब पता चला 1 केल्विन का डेफिनेशन क्या होगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन हम लोग देखेंगे जो है कि यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो कि 1 मोल। अब मोल को हम लोग तो मोल से ही सिम्बलाइज करते हैं। इसमें एक नंबर हम लोगों को मिलेगा जो है कि 6.0221407 इंटू 10^23 एलिमेंट्री एंटिटीज। मतलब 1 मोल contains exactly 6.0221407 इंटू 10^23 एलिमेंट्री एंटिटीज। क्या बोल रहे हैं, मतलब इतने नंबर का कोई भी पार्टिकल, कोई भी एलिमेंट्री एंटिटीज अगर कहीं पे होगा तो उसको हम लोग 1 मोल बोलेंगे। अब चलो नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी, जिसको हम लोग कैंडेला बोलते हैं। कैंडेला को CD से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी। अब देखो यहाँ पे क्या बोले जा रहे हैं। The effect of this definition is that one candela is the luminous intensity in a given direction of a source that emits monochromatic radiation of frequency 540 into 10 to the power 12 Hz and has radiant intensity in that direction of 1/683 watt per स्टेरेडियन। अब स्टेरेडियन क्या है, एक स्फेयर का एक सरफेस लेंगे, यूनिट सरफेस एरिया लेंगे, जिसका सेंटर से हम लोग एंगल देखेंगे। अब ये जो पोर्शन है ना, वो सेंटर के साथ जो एंगल तैयार कर रहे, उसी को हम लोग बोलेंगे स्टेरेडियन, ठीक है। अब इस स्टेरेडियन के थ्रू 1/683 वाट एनर्जी अगर सॉरी इंटेंसिटी अगर पास हो जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे 1 कैंडल। अभी हम लोग देखेंगे कि हम लोग जो मेजरमेंट कर रहे थे ना फिजिकल क्वांटिटीज का, तो ये जो मेजरमेंट है ये छोटा सा, बहुत छोटा सा मेजरमेंट से स्टार्ट करके बहुत बड़ा सा डिस्टेंस को हम लोग मेजर कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग अगर न्यूक्लियस के बारे में पढ़े तो न्यूक्लियस का जो लेंथ है या फिर उसका जो मास है वो बहुत छोटा होता है। और या फिर हम लोग जब कोई कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स को देखेंगे, कोई प्लैनेट या फिर कोई स्टार्स को देखेंगे, उसका जो लेंथ है, उसका जो डायमीटर है, उसका जो मास है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर हम लोग एसआई सिस्टम के हिसाब से जो यूनिट है उससे हम लोग अगर मेजरमेंट करने जाएंगे तो बहुत बड़ा स्केल लगेगा। इसीलिए किया गया है, साइंटिस्टों ने प्रीफिक्सेस यूज किया है कुछ एसआई सिस्टम में, जहाँ पे हम लोग ये सारे प्रीफिक्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर कहीं पे भी मल्टीपल 10⁻24 हो उसको क्या बोला जाता है, येक्टो। अगर 10⁻21 हो तो जेप्टो, 10⁻18 हो तो एक्टो, 10⁻15 हो तो फेमटो। जनरली क्या होता है कि फेमटो से ही हमारा मेजरमेंट स्टार्ट होता है, तो फेमटो से हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। अभी देखो 10⁻12 को हम लोग बोलेंगे पीको, 10⁻9 को बोलेंगे नैनो, 10⁻6 को बोलेंगे माइक्रो, 10⁻3 को बोलेंगे मीडी, 10⁻2 है सेंटी, 10⁻1 डेसी, 10 है तो डेका, 10 स्क्वायर है तो हेक्टो, 10 क्यूब है तो किलो, सॉरी 10 क्यूब है तो किलो, 10⁻6 है तो मेगा, 10⁻9 है तो गीगा, 10⁻12 है तो टेरा, 10⁻15 पेटा, 10⁻18 एक्सा, 10⁻21 जेटा एंड 10⁻24 योटा। हम लोग यहाँ पे मेनली मेगा तक ही डिस्कस करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मेजरमेंट जो है वो 10⁻6 के हिसाब से हम लोग देख पाएंगे मैक्सिमम केस में, लेकिन सारे के सारे प्रीफिक्स को हम लोग याद रखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक्स देखते हैं क्या है। इसमें हम लोग देखते हैं मास एंड वेट का मेजरमेंट कैसे होता है, या फिर उसके बारे में यहाँ पे क्या डिस्कस किया गया है। हम लोग अभी पढ़ेंगे मास एंड वेट। हम लोग यहाँ पे पहले देखेंगे कि मास क्या होता है, उसके बाद देखेंगे वेट क्या है, मास एंड वेट का बीच में अंतर क्या है, उसके बाद हम लोग कैसे मास या फिर वेट को मेजरमेंट कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ देखेंगे। तो पहले देखते हैं कि मास क्या है। मास है कि मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर। मतलब क्या है कि ये छोटा सा जो वर्ड है ना अमाउंट ऑफ मैटर, यही एक्चुअल डेफिनेशन होता है मास के लिए। जो मास क्या होता है कि एक सब्सटेंस में जितना मैटर होता है, जितने अमाउंट में मैटर होता है, उसी को मास बोला जाता है। वहीं पे वेट क्या होता है, नहीं वेट है कि एक फोर्स होता है जो कि ग्रेविटी के द्वारा उस ऑब्जेक्ट पे लगाया जाता है।
मतलब ग्रेविटी कोई ऑब्जेक्ट को या फिर कोई ऑब्जेक्ट के जो मास है, अमाउंट ऑफ मैटर है, उसको जो फोर्स से, जिस फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं, उसी को हम लोग वेट बोलते हैं। अभी देखेंगे मास एंड वेट में अंतर क्या है। मास जो है ना, कोई एक सब्सटेंस के लिए वो कांस्टेंट है, क्योंकि उसका मैटर जो है वो चेंज नहीं हो सकता। अगर हम लोग रिलेटिविटी को कंसिडर ना करें तो इसका मतलब यही हुआ कि मास जो है वो कभी भी चेंज नहीं होता है, वो हमेशा कांस्टेंट ही होता है। लेकिन जो वेट होता है ना, वो वैरी करता है। वैरी कैसे करता है? प्लेस टू प्लेस वैरी करता है, क्योंकि ग्रेविटी जो है वो प्लेस टू प्लेस वैरी करता है, इसीलिए वेट भी वैरी करता है। नेक्स्ट क्या है कि लेबोरेटरी में हम लोग मास को मेजरमेंट करने के लिए एनालिटिकल बैलेंस यूज करते हैं, जो कि एक्यूरेटली मेजर करते हैं। और एनालिटिकल बैलेंस क्या होता है? पास में ये जो डायग्राम हम लोग देख पा रहे हैं ना, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसी को बोला जाता है एनालिटिकल बैलेंस। अभी हम लोग देखेंगे कि मास का एसआई यूनिट क्या होता है। मास का जो एसआई यूनिट है उसको बोला जाता है किलोग्राम, शॉर्ट में केजी बोला जाता है। एंड सीजीएस यूनिट होता है ग्राम, जिसको शॉर्ट में स्मॉल जी से लिखा जाता है। अभी 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम, मतलब उसका एसआई यूनिट के साथ उसका सीजीएस यूनिट जो होता है ना, उसका जो रिलेशन है वो हम लोग देखें। नेक्स्ट, फिजिकल क्वांटिटी जो हमारे एनसीईआरटी ने डिस्कस किया है उसको बोला जाता है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है कि वॉल्यूम होता है अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय ए सब्सटेंस। मतलब कोई एक सब्सटेंस जितना स्पेस वो ऑक्युपाई करता है कहीं पे, उसी को बोला जाता है उसका वॉल्यूम। ये जो वॉल्यूम है उसका जो यूनिट होता है वो लेंथ क्यूब के यूनिट के बराबर होता है। अभी लेंथ क्यूब, लेंथ का यूनिट क्या होता है? एसआई में अगर देखेंगे तो मीटर क्यूब, और सीजीएस में देखेंगे तो सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब। अभी ये जो यूनिट्स है ना, इस सब का जो यूज है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 लीटर, लीटर एक प्रैक्टिकल यूनिट होता है वॉल्यूम मेजरमेंट करने के लिए, जो कि एक 1000 ml के बराबर होता है। ml मतलब मिलीलीटर होता है। अभी 1 लीटर को मीटर या फिर लेंथ के फॉर्म में कैसे डिफाइन करेंगे? नहीं तो 1 लीटर इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर क्यूब। 1 लीटर इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर क्यूब, मतलब कोई भी एक 1 डेसीमीटर क्यूब के कंटेनर में जितना फ्लूइड हम लोग रख पाएंगे उसी को बोलेंगे 1 लीटर। वहीं पे अगर 1 सेंटीमीटर की क्यूब का कोई एक क्यूब के अंदर, कंटेनर के अंदर अगर हम लोग फ्लूइड रखेंगे तो जितना फ्लूइड वहीं पे रख सकते हैं उसी को बोला जाता है 1 ml। तो इसका मतलब ये हुआ 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। हाँ, क्योंकि 1 डेसीमीटर मतलब 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर का अगर क्यूब करेंगे तो 1000 ही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं कि लेबोरेटरी में, पहले भी हम लोग पढ़े लेबोरेटरी में मास एंड वेट कैसे मेजरमेंट करते हैं, अभी हम लोग वॉल्यूम कैसे लेबोरेटरी में मेजर करते हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि इन द लेबोरेटरी volume of liquids or solutions can be measured graduated cylinder, burette, pipette, etc. मतलब ग्रेजुएटेड सिलेंडर के द्वारा या फिर ब्यूरेट के द्वारा या फिर पिपेट के द्वारा हम लोग लिक्विड का या फिर कोई भी सॉल्यूशन का वॉल्यूम को मेजरमेंट कर सकते हैं लैब में। ओके, अभी आगे बढ़ते कि कोई नॉन वॉल्यूम के लिए, मतलब सॉल्यूशन का कोई नॉन वॉल्यूम के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? नहीं, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। कि किस लिए यूज करते हैं ना? प्रिपेयर करने के लिए। मतलब सॉल्यूशन का कोई भी नॉन वॉल्यूम का सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क को यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे दो डायग्राम एनसीईआरटी से लिया हुआ है। क्या है कि अगर हम लोग देखें कि 1 डेसीमीटर का एक क्यूब है साइड का, 1 डेसीमीटर के मेजरमेंट के एक साइड वाला कोई क्यूब लिया, तो उसको 10 पार्ट में डिवाइड किया, तो 10 पार्ट में इधर भी डिवाइड किया। ये जो एक छोटा सा बॉक्स होता है ना, ये होता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब, और ये जो पूरा होता है ना, ये पूरा क्यूब होता है, इसको बोला जाता है 1 डेसीमीटर क्यूब। मतलब इतना बड़ा बड़ा सा पार्ट का एक छोटा सा पार्ट होता है 1 ml। अभी हम लोगों ने बोला कि भाई वॉल्यूम मेजरमेंट के लिए कुछ डिवाइसेस है, तो देखो ये ब्यूरेट होता है, ये पीपेट होता है, ये ग्रेजुएटेड सिलेंडर होता है और ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होता है। तो ये सारे डायग्राम एनसीईआरटी ने दिया है। अभी देखते हैं कि डेंसिटी क्या चीज़ है।
और डेंसिटी कैसे मेजरमेंट करते हैं। डेंसिटी जो है ना उसका डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन में बोला जा रहा है कि डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज द इट्स अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब यूनिट वॉल्यूम सब्सटेंस का कोई मास अगर है तो उसी को बोला जाता है उसका डेंसिटी। तो डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाई वॉल्यूम, मतलब मास बाई वॉल्यूम इसका जो रेशियो होगा उसी को हम लोग बोलेंगे कि डेंसिटी। अभी एसआई यूनिट क्या होता है डेंसिटी का, केजी पर मीटर क्यूब, क्योंकि एसआई यूनिट ऑफ मास इज केजी एंड एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज मीटर क्यूब, सो केजी पर मीटर क्यूब। अभी डेंसिटी क्या इंडिकेट करता है, डेंसिटी ये इंडिकेट करता है कि हाउ क्लोजली इट्स पार्टिकल्स आर पैक्ड, मतलब पार्टिकल्स कितना डेंस फॉर्म में, कितना क्लोज, कितना पास पास में प्रेजेंट होता है, उसी को डेंसिटी ने डिस्कस या फिर इंडिकेट करता है। अभी चलो लास्ट जो फिजिकल क्वांटिटीज हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है मेजरमेंट के लिए वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है वो हम लोग क्या बोलते हैं कि हीट का जो रिजल्ट होता है ना, मतलब हीट कहीं पे अगर दिया हम लोगों ने तो क्या होगा वहीं पे एक टेम्परेचर होगा। हीट दे या ना दे, नॉर्मली हर एक सब्सटेंस का एक टेम्परेचर होता है। और ये जो टेम्परेचर हम लोग मेजरमेंट करते हैं ना, किसके द्वारा मेजरमेंट करते हैं, थर्मोमीटर के द्वारा। अभी थर्मोमीटर में कैसे मेजरमेंट करते हैं, कोई स्केल होता है, कोई रीडिंग होता है। हाँ, 3 स्केल है, 3 स्केल का डिफरेंट डिफरेंट रीडिंग होता है। तो कॉमन स्केल्स कौन सा है, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। ये 3 स्केल से हम लोग टेम्परेचर को मेजरमेंट करते हैं। अब ये जो 3 स्केल है, 3 स्केल के अंदर एसआई यूनिट कौन सा होता है, एसआई यूनिट होता है केल्विन। ओके, अब चलो नेक्स्ट क्या देखते हैं कि सेल्सियस स्केल जो है ना उसका जो कैलिब्रेशन है वो 0 to 100 डिग्री होता है। जहाँ पे 0 डिग्री है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड 100 डिग्री क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। वहीं पे फ़ारेनहाइट स्केल का अगर देखें तो उसमें 2 रीडिंग्स होता है, 32 एंड 212, इसके बीच में होता है कैलिब्रेशन 32 एंड 212। जब 32 डिग्री क्या है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड 212 डिग्री है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अब सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल के बीच में रिलेशन क्या है, रिलेशन ये है कि कोई भी अगर सेंटीग्रेड स्केल में कोई मेजरमेंट दिया है तो उसको फ़ारेनहाइट में अगर निकाले तो ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, इस फार्मूला से अगर हम लोग निकल सकते हैं। और अगर केल्विन स्केल के साथ सेल्सियस स्केल का रिलेशन देखें तो ये होता है कि केल्विन इक्वल्स टू 273.15 प्लस डिग्री सेंटीग्रेड का जो मेजरमेंट दिया है। हम लोग सेल्सियस स्केल में जो टेम्परेचर का मेजरमेंट हम लोग देखेंगे उसमें 0 डिग्री से बिलो होता है, मतलब नेगेटिव रीडिंग हो सकता है, -20 डिग्री, -30 डिग्री, -40 डिग्री, ये पॉसिबल है। लेकिन केल्विन स्केल में कभी भी हम लोगों को नेगेटिव टेम्परेचर नहीं मिलेगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि नेगेटिव टेम्परेचर मिले हम लोगों को केल्विन स्केल में, क्योंकि केल्विन स्केल का जो रीडिंग स्टार्ट होता है ना वो 0 से ही होता है, वो 0 केल्विन से ही होता है। इसी को एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोला जाता है, मतलब इससे छोटा टेम्परेचर, इससे कम टेम्परेचर नेचर में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। ओके, तो इसीलिए बोला जा रहा है कि केल्विन स्केल में कभी भी हम लोग नेगेटिव टेम्परेचर नहीं पाएंगे। अब देखो पास में केल्विन स्केल, सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल का जो रीडिंग ये दिया हुआ है, जहाँ पे हमारा बॉडी टेम्परेचर एंड रूम टेम्परेचर को इंडिकेट किया है। अगर हम लोग देखें कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 212 डिग्री, 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 273 केल्विन। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को अगर देखें तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 310 केल्विन। रूम टेम्परेचर को अगर देखें तो रूम टेम्परेचर 77 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, 25 डिग्री सेंटीग्रेड होगा या 298 केल्विन होगा। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 273.15 केल्विन होता है। तो आज का लेक्चर यही तक है, यहीं पे ख़त्म हो रहा है हमारा लेक्चर। अगर लेक्चर में कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। हाँ, अगर लेक्चर अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना और लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू।